बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में, और मंगल का दिन होता है फैमिली की मुलाकात का दिन, वकला की मुलाकात का दिन। और पिछले मंगल को जो कुछ हुआ उसके बाद आज के दिन के लिए बाकायदा एक तहरीक चल रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि चलो चलो अडयाला जेल चलो, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन पे बहुत टॉर्चर किया गया पिछली मरतबा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लगभग चौथा हफ्ता है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी 25 दिन के करीब हो गए। और उसकी वजह बड़ी सादा है और हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये नवंबर का महीना है, इसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी मिलती है, इस्तिस्ना का मामला है, फिर एक आइनी तरमीम पास की गई है, नई आइनी अदालत बनाई गई है। ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। फिर कुछ बड़े फैसले हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने करारदाद में वोट किया, इसराइल को पसंद आया वो वोट, अमेरिका की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक किया, और चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ किया वो वोट। और इसके तहत अब पाकिस्तानी फ़ौज मुमकिन तौर पे जाएगी गज़ा में और जाकर हमास को या फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करेगी, ताकि इसराइलियों की जो हिफाजत है उसका पक्का बंदोबस्त हो सके। सादा लफ्ज़ों में तो ये है। अब इसको जो मर्ज़ी शुगर कोटिंग कर लें या जो मर्ज़ी कहते रहें, सादा लफ्ज़ों में तो ये है कि पाकिस्तान को ये करना है। और ये पाकिस्तान को इसलिए करना है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान की मईशत में जान नहीं है, और पाकिस्तान अपना बोझ नहीं उठा पाता, इसलिए अगयार की बातें माननी पड़ती हैं। जो हुक्म आता है उसको मानना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी की भी हुकूमत होगी, बड़ा मुश्किल है इन मामलात से निकलना। तो ये वाली हुकूमत तो वैसे ही इसके कोई पाँव नहीं है ज़मीन पे, बहुत कमज़ोर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर किया गया। नौरीन खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको बालों से पकड़ के सड़क पे फेंका गया, बाकायदा उन्हें घसीटा गया, और वो उसके बाद अनकॉन्शियस थी। और फिर जो उनकी हालत थी, बाद में कुछ जब लाइट्स थोड़ी सी ऑन हुई तो वीडियो के अंदर जो देखा गया, बड़ा अफसोसनाक मंजर है। जो पुलिस के सोर्सेज हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो कहते हैं जी उन्हें भी बहुत दुख है, और ये नहीं होना चाहिए था, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खसूसी अहकाम जब आ जाते हैं तो फिर ये लोग जल्लाद बन जाते हैं। जो इन्हें कहा जाता है ये वो लोग कर लेते हैं। अब पुलिस वाले जो डंडे मारते हैं, या कोई रेंजर्स या कोई दीगर कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा गोली चलाता है, कोई स्नाइपर जब कोई डी चौक पे ऊपर बैठ के गोली मारता है, या जिसने गोली चलाई वहाँ पे मुरीद के में, ये लोग खुशी से गोली नहीं चलाते ना, उनको ऑर्डर आता है, इनको मजबूर किया जाता है, फिर ये गोलियाँ मारते हैं आवाम को। सारा मंजरनामा ही एक अजीबोगरीब कर दिया गया है, एक ज़हनी मरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के सारे इदारों को। और जो लोग ना बोलते हैं वो आप समझते हैं सिस्टम के अंदर उनके साथ क्या होता है। ना बोलने की पाकिस्तान में ना किसी को ज़रूरत है, ना कोई इस किस्म की अखलाकी ताकत रखता है कि वो ना बोले। अमेरिका के अंदर बाकायदा उनको हुक्म जारी किया जाता है कि जनाब आपने कोई गैर कानूनी गैर आइनी हुक्म नहीं मानना। बाकायदा इदारों को ये कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान में जनाब जो साहब बहादुर का हुक्म आ जाए आपने आंखें बंद करके मानना है, और सारे के सारे एक भीड़ चाल है, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हसन न्याजी की वालदा के ऊपर बड़ा बुरा टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब की ये बहन है, और ये पिछले मंगल की बात है। अब देखना ये है कि आज हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुँचती है। आवाज़ तो इन्होंने लगाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वुज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडयाला जेल के बाहर जाए। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ। अब इसमें हसन न्याजी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई पढ़ के। हसन न्याजी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ़ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ़ साफ़ बात करता है हमेशा। और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे उसी अंदाज में इज़्ज़त भी करते रहें, और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याजी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।
मुझे अच्छी तरह चंद वाक़यात याद है, जज्बाती है, इसने 1-2 दफ़ा लड़ाई झगड़े में भी एकदम आगे हो जाता था हसन न्याज़ी। और मुझे याद है कि अदालत के अंदर मुझे पुलिस ने जब पीछे से निकालने की कोशिश की तो ये पुलिस के गले पड़ गया था हसन न्याज़ी, और वहाँ अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। मैं हथकड़ियों में था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के छुड़ाया, बल्कि मैंने इसको गर्दन से पकड़ा, इसको अपने करीब किया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हसन लड़ाई नहीं करनी, ये यूनिफॉर्म में लोग, रुक जाओ थोड़ा। कहता ये ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम अदालत में जा रहे हैं ना। तो मुझे आज भी याद है कि वो बड़ा सीधे सीधे दिल का बंदा है, और सीधा सीधा जिसका वो साथी है, जिसका दोस्त है, वो अंदर बाहर से एक ही तरह का बंदा है हसन न्याज़ी। मुनाफ़क़त नहीं करता। मुझे उसकी वो सारी बातें, उसका वो सारा याद आ रहा था जिस वक्त मैंने ये देखा, उसका लिखा हुआ लेटर अपनी वालदा के नाम। और उसने कहा अपनी वालदा को, उनकी बहुत तारीफ़ की, उसने बताया कि वो कितना प्यार करता है उनसे। ये वाक़या भी बताया जो उनकी वालदा के साथ हुआ इस लेटर के अंदर। लेकिन उसने कहा कि इन ज़ालिमों के सामने झुकना नहीं है, मैं भी आपकी हिम्मत की वजह से नहीं झुकूंगा, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। उसने कुछ इस्लामी मिसालें भी दी और बहुत सारा कुछ लिखा लेटर के अंदर। तो अपनी वालदा को बार बार अम्मा कह के उसने मुखातिब किया, और हमारे सामने जब वो अपने वालिद के बारे में बात करता था तो अब्बा कह के करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन हम लोग ये मालम जब्बा में एक स्कीइंग का एरिया है जहाँ पे ये स्नो फॉलिंग जब होती है तो लोग स्कीइंग करते हैं ना, तो ये बड़ा जुनूनी जैसा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, 2020-21 की बात है शायद, स्नो फॉलिंग का सीज़न चल रहा था, सर्दियाँ थीं। तो मैंने वहाँ हसन को देखा, और ये बार बार जाता था, फिर आ जाता था ऊपर से, फिर ऊपर चढ़ता था बड़ी मुश्किलों से, फिर आ जाता था। तो मैंने देखा कि इसने कोई 30 चक्कर मेरे सामने लगाए स्कीइंग के चक्कर में, बार बार जा रहा, नीचे आ रहा, बार बार 3-4 घंटे ये लगा ही रहा। तो मैं इसे देख रहा था, ये छोटी वाली साइड है, वहाँ से ये कर रहा था। तो मैंने इसको बुलाकर कहा, मैंने कहा यार बस कर। कहता जी मुझे मज़ा ही बहुत आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आऊँ। मुझे वो भी दिन याद आ रहे थे। तो दिन कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं भी होते। ये हंसता बसता ख़ानदान था, हंसता खेलता ख़ानदान था, और इमरान खान साहब ने कौम के लिए एक लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के नतीजे में सारा ख़ानदान क्या हालत हो गई। किसी का कारोबार बंद हो गया, सारों के नाम ECL में चले गए, कोई काम वो नहीं कर सकते, सारे के सारे पुलिस और एजेंसियों के रडार के ऊपर आ गए। इमरान खान की बहनों पे मुकदमात हो गए, भांजे बार बार गिरफ़्तार होते हैं। हसन न्याज़ी जो है मिलिट्री कोर्ट में उठा के उसको सज़ा दे दी गई। इमरान खान की अहलिया को भी बंद कर दिया गया, बहनों को बार बार मारा भी गया, घसीटा गया, गिरफ़्तार किया गया। तो एक अजीबोगरीब बर्बरियत इस ख़ानदान के साथ हुई है। लेकिन आफरीन है इन लोगों के ऊपर कि ये निज़ाम के सामने झुक नहीं रहे, निहत्ते लोग, और डट कर खड़े हैं ये। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या। यहाँ पे एक ट्वीट है जो राजा बशारत साहब ने किया अदालत से। राजा बशारत साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े बेबाक जर्नलिस्ट हैं, खुल के तनकीद करते हैं सबके ऊपर। इन्होंने कहा जी कि ट्रांसफ़र जजेस के जो केस में अपील के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैंने इमरान खान से हदायत लेनी है, तो जेल के हुकाम को आप हदायत दें कि मैं इमरान खान साहब से मिलकर हदायत ले लूँ। और इस पर जनाब काजी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अब, जो वफाकी आइनी अदालत, वहाँ पे मामला चल रहा है। वकील कह रहा है जी कि इस मामले में मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है, तो जेल इंतज़ामिया को हुक्म दे दें कि मुझे ज़रा मुलाकात करवा दें। तो सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी जो है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब बजाय कि वो मुलाकात करवाए, उसने कहा जी वो जिस अदालत ने इमरान खान को जेल में भेजा ना, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से जाकर रुजू करें। ये नाज़रीन इनकी हालत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कुछ ऐसे लिखा कि अदलिया की खुद मुख्तारी सलब करके इसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। वो जजेस जो आसिम लॉ के सामने झुके हुए हैं, इन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ़ करेगी। चीफ जस्टिस गैर आइनी अदालत अमीनुद्दीन ने इमरान खान से मुलाकात की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान को 21 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और फैमिली, वकला या पार्टी से किसी भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब 22वां दिन है आज। इमरान खान साहब की बहनें फिर जाएंगी, कोशिश करेंगी मुलाकात करने की, तो देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स कैसा होता है आज के दिन में, ये भी आज पता चल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक खामी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात हो रही है
कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी दी थी कि पूरे इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिसी को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी। देखिए, अब एक बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेनी चाहिए कि जब तक आसिम मुनीर साहब नहीं चाहेंगे और जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, पीटीआई को एक भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। चाहे पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर के अंदर बैठ के एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़े और सारी तहरीक इंसाफ भी वहाँ जमा हो जाए, तो ये सीट उन्हें नहीं दी जाएगी, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? देखें ना, बाइकआउट की जो पॉलिसी थी उससे फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था। या तो वो इलेक्शन लड़ते, खुल के लड़ते, सारे आ जाते मैदान में, कारकुनों को ले आते मैदान में लड़ते, और अगर नहीं लड़ना था तो खुलकर इस मामले को उठाते कि जनाब हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मूवमेंट्स के लिए या चीज़ों के लिए या जो भी वो करना चाहते हैं, इसके लिए वो बैसाखियों की तलाश में रहते हैं। ना उन्होंने खुलकर लड़ाई की और ना उन्होंने खुलकर बाइकआउट किया। जो भी करें उन्हें खुलकर करना पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो भी कर रही है खुलकर कर रहे हैं, कपड़े उतार के कर रहे हैं। उन्होंने नंग धड़ंग होकर वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी जो करना कर लो, हम खुलकर सामने आ गए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर सामने नहीं आई इन मामलात में, और इसका उसको नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसको नॉर्मलाइज किया जाए और कोशिश की जाए, ये कहा जाए बार बार कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है PMLN की, और इमरान खान साहब की वो मकबूलियत वो पहले जैसी नहीं रही। हालांकि वो लोग जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के दावेदार थे, चाहे वो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो खुद गवाही देते थे कि इमरान खान साहब 90% तक मकबूल हैं, वो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जो शिकस्त उन्हें दी गई है इसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे। ना वो हरीपुर पे बात करते हैं, ना वो लाहौर के उस इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी क्या आपने इलेक्शन के नताइज का जायज़ा लिया है? क्या मौके पर मौजूद अफराद से गुफ्तगू की है? ये कैसे हो जाता है कि एक ही हलके में जो 400 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी लगभग 500 पोलिंग स्टेशन टोटल है हरीपुर वाले में, वो कहते हैं जी कि 400 पोलिंग स्टेशंस का जो टर्न आउट है वो 20% से कम है। यानी 400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 20% से कम टर्न आउट है, और 100 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे चुने गए जहां पे टर्न आउट 70% से भी बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? यानी एकदम ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये दूसरा है, यहाँ पे 20% से कम लोग आए और ये यहाँ पे 70% से ऊपर लोग आ गए। एक ही हलके में ये ट्रेंड इतना ज़्यादा कैसे तब्दील हो सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया। और एक और हैरतअंगेज़ बात उन्होंने की कि ये जो 100 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे एकदम 70% से ज़्यादा टर्नआउट आ गया या वोटर ने निकल के वोट डाल दिया, इन तमाम पर मंजूर नज़र उम्मीदवार जीतता हुआ नज़र आ जाता है। अब ये क्या है? इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक नुक्ता उठाया। एक खालिद जमील साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने माजी का एक वाकया याद दिलाया जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। ये ज़रा आपने गौर से सुनना है। ये वाकया आपको बताएगा कि पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तब क्या खेल खेला था और आज वो क्या खेल खेल रही है। अच्छा, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कहानी कुछ ऐसे है कि 55 साल में आज तक कुछ भी नहीं बदला। 1970 में 86 नशिस्तों वालों ने, यानी ये पीपल्स पार्टी या ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वालों ने 167 का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, यानी मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया। यहाँ इन्होंने जीती थी 86 सीटें और उन्होंने जीती थी 167 सीटें, 167। जनरल याया ने 167 वाली जमात पर पाबंदी लगाकर 78 अरकान को नाअहल कर दिया था। अभी भी यही हो रहा है ना, नाअहल किए जा रहे हैं। तो उस वक्त जनरल याया ने 78 बंदे नाअहल कर दिए थे और बाकी जो रह गए थे उनको आज़ाद करार दे दिया था। फिर एक नया इत्तेहाद भी बना दिया था। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन करवाया गया दोबारा। ज़िमनी इलेक्शन में 58 अरकान को, 78 में से 58 को बिला मुकाबला कामयाब करवा दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि 167 में से पहले 78 को नाअहल कर दिया गया, बाकियों को आज़ाद कर दिया गया, जो पीटीआई के साथ भी इसी तरह हुआ।
और जो बाकी 78 जिनको नाअहल किया गया उनमें से 58 को बिला मुकाबला जितवा दिया गया, अपने बंदे वहाँ पे कामयाब करवा दिए गए। बाकी जो 20 नशिस्तें बची, 78 में से 58 तो बिला मुकाबला करवा दिए, तो बच गई बाकी 20। इन 20 नशिस्तों पर भी बिला मुकाबला का इनके सर के ऊपर खबत सवार था कि हमने ये करना है। तो इसलिए जो 7 दिसंबर 1971 को इलेक्शन होना था उसको इन्होंने मुलतवी करके 7 जनवरी 1972 पे ले गए, यानी 1 महीने आगे ले गए। लेकिन इस 1 महीने के बाद बजाय कि ये वो 20 सीटें भी छीन लेते बिला मुकाबला करके, पाकिस्तान ही 2 टुकड़े हो गया। यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। और इस तरह एक डिक्टेटर की ख्वाहिश ने, जो ताकत के नशे में उसकी ख्वाहिश थी, मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। ये हवस अभी भी ख़त्म नहीं हुई, आज भी पाकिस्तान में वही सिलसिला जारी है। कल जो कुछ याया खान कर रहा था, आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वही काम, उससे मिलता जुलता काम आज भी उसी अंदाज में कर रही है। नादरीन, इस इलेक्शन के बाद एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, वो ये हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो गया। पीपल्स पार्टी के पास जो एक इख्तियार मौजूद था कि उसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, वो इख्तियार अब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अमली तौर पे अपोजिशन में जा सकती है। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अगर अब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लेकर भी आए तो कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि PMLN ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। इन इलेक्शंस के बाद अभी उन्हें कुछ नंबर्स और मिल जाएंगे, वो मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो जाएंगे। और PMLN ने बड़ी कामयाबी से अपने वफादारों को असेंबली के अंदर पहुंचाया ताकि एस्टेब्लिशमेंट भी अगर खिलाफ हो जाए तो उनके लिए कोई दिक्कत ना बने। ये ग्राउंड क्यों बनाया जा रहा है, इसको अब आप समझें। अभी थोड़ी सी सीटें और चाहिए PMLN को, और आने वाले दिनों में थोड़ी सी मज़ीद सीटें PMLN को दे दी जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। फिर क्या होगा? फिर एक और चीज़ है जिसके ऊपर आजकल डिस्कशन चल रही है। आपको ये खबर अभी तक किसी ने नहीं दी होगी, और मुझे मेरे ज़राए ने बताई। थोड़े दिन पहले उन्होंने ये बात मुझे बताई और उन्होंने क्लेम किया कि ये खबर ठीक है। तब मुझे लगा कि ये हो नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ समझ आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया आसिम मुनीर साहब को 5 साल मज़ीद एक्सटेंशन देने के फ़ैसले में, और इसके अलावा उन्हें ताहयात एक्सटेंशन और उसके अलावा ताहयात जो इस्तिस्ना है वो देने के फ़ैसले में भी। तो जो कुछ आसिम मुनीर साहब को चाहिए था, नवाज शरीफ साहब ने प्लेट में रखकर उन्हें दिया। अब इसके बदले में आसिम मुनीर साहब नवाज शरीफ साहब को क्या देंगे? कभी ये सोचा आपने? जी बिल्कुल, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन ये हो रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। PMLN जैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन में आएगी, जब बारगेनिंग की पोजीशन से पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें बिल्कुल निकल जाएंगी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई है, और PMLN को ये लगता है कि अगर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ को लाके दोबारा वज़ीर आज़म बनाया गया तो एक तो PMLN का बयानिया उठ जाएगा, दूसरा नवाज शरीफ कंपनसेट हो जाएगा, तीसरा PMLN जो है उसकी जो हवा निकल गई है, उन्हें लगता है कि शायद वो हवा पार्टी में वापस आ जाए, और इसीलिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके दीगर मामलात भी हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये अंडर डिस्कशन है और इसके ऊपर बात हो रही है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन चीज़ों पे बात हुई है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। पहले पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आधे टाइम पे जो है वो शहबाज शरीफ रहेगा, आधे टाइम पे बिलावल आ जाएगा, लेकिन अब बिलावल बन ही नहीं सकता क्योंकि अक्सरियत जो है वो अब हो गई है PMLN के पास। अब तो उनको थोड़ा सा और झटका अगर लगवा दिया जाए 2-4-5 सीटों का, तो नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। लेकिन एक का बात रह जाएगी कि नवाज शरीफ साहब की जो अपनी सीट है उसमें इतनी खौफनाक किस्म की धांधली और बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ हैं कि जब चाहा नवाज शरीफ को कान से पकड़ के उतार दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है? ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक सिर्फ ये अंडर डिस्कशन है, और नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि उन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए ताकि वो वज़ीर आज़म हो, उनकी बेटी वज़ीर आला हो, शहबाज शरीफ को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, और इस तरीके से एक नया माहौल पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए कि PMLN बहुत ताकतवर जमात है और अगले इलेक्शन के लिए भी ये थोड़ा सा अपना मजबूती इख्तियार करें। लेकिन इमरान खान साहब की मौजूदगी में इनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं,
क्योंकि इमरान खान का खतरा तो बहरहाल इनको रहेगा। जब भी इमरान खान बाहर आएगा वो इन सबको खा जाएगा। ये एक ज़मीनी हकीकत है जिसे हम भाग नहीं सकते। नाज़रीन, IMF की रिपोर्ट के हवाले से डिफरेंट सवालात उठाए जा रहे हैं और अब इसी सवाल को हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी उठा दिया है, जो हम बार बार कह रहे थे कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत ने 5300 अरब की करप्शन हुई है। सवाल ये है कि करप्शन किसने की, क्या करप्ट किरदारों की फ़हरिस्त में कोई लोग शामिल हैं तो वो लिस्ट किधर है और कौन कौन है। कौम को बताया जाए कि क्या करप्ट माफिया को कोई सज़ाएं मिली हैं, और अगर करप्शन का ये पैसा 5300 अरब बरामद हुआ तो वो पैसा है कहाँ, कौमी ख़जाने में कहाँ जमा करवाया गया, उसकी तफसीलात बताई जाए। अब ये सवाल अपोजिशन को उठाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बाकी अपोजिशन जमातों को प्रॉपर अपोजिशन करनी चाहिए। इन मामलात को लेकर, धांधली को लेकर, बहुत सारी चीज़ों पे अगर इमरान खान साहब होते तो इस्तिस्ना को लेकर, 27वीं आईनी तरमीम को लेकर, अगर वो बाहर होते जेल से और ये इस किस्म की कानून साजी को लेकर, चीनी स्कैंडल को लेकर, आटे स्कैंडल को लेकर इमरान खान साहब मुसीबत डाल देते इस हुकूमत को। वो एक छोटी सी चीज़ को पकड़ते हैं और हुकूमत के गले के अंदर जलता हुआ टायर जलता हुआ डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत की जानिब से इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमज़ोरी है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जुल्म और ज़्यादती में। उन्होंने भी दबा के रखा है, फुल एक्सीलेटर के ऊपर पाँव रखा हुआ है। बहरहाल अपोजिशन तो करनी पड़ेगी, जोर तो लगाना पड़ेगा। और वो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त नहीं दे सकी, सारे मिलकर शिकस्त नहीं दे सके और आज भी वो नहीं दे सकते इसको शिकस्त। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है, इमरान खान साहब सच कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सोशल मीडिया अब अक्सर हमें दिखाई देता है कि वो बजाय इसके कि जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़े, वो लड़ रहा है उसकी, लेकिन वो आपस में भी दस्तों गिरेबान कभी कभी नजर आते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट इस सोशल मीडिया को कभी शिकस्त नहीं दे सकती। हाँ, ये अगर इस रविश को तब्दील नहीं करते तो फिर नुकसान होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।